नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनीषा रिव्यू पर। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। कहानी अब उस मुकाम पर है जहां इतिहास खुद को बड़ी बेरहमी से दोहरा रहा है। बासु परिवार के आलीशान हॉल में आज जो तमाशा होने वाला है उसकी स्क्रिप्टिंग को पढ़कर सेट पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया था। मैं आपको बता दूं कि अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, अब पूरी तरह से अपनी मां अर्शी के नक्शे कदम पर चल रही है। उसके अंदर वही असुरक्षा, वही जलन और वही जिद है जो कभी अर्शी में हुआ करती थी। ऋषि, जो कि अब एक रसूखदार पुलिस एसपी है, अपनी वर्दी और रुतबे के बावजूद घर की चारदीवारी में अपने जज्बातों का कैदी बन गया है। ऋषि की हालत ठीक वैसी ही है जैसी कभी अनिरुद्ध की थी, फर्ज और प्यार के बीच पिसता हुआ एक लाचार मर्द। ऋषि की पूर्व पत्नी झनक है, जो अनिरुद्ध और नूतन स्वर्गीय झनक की बेटी है, और वर्तमान पत्नी अदिति है। ये त्रिकोण अब इतना जहरीला हो चुका है कि घर की हवा में भी तनाव महसूस होता है। आज के एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत बड़े धमाके के साथ होने वाली है। अदिति ने ठान लिया है कि वो ऋषि की जिंदगी से झनक का नामो निशान मिटा देगी। उसे लगता है कि ऋषि अब भी अपनी एक्स वाइफ झनक से प्यार करता है, जो कि सच भी है, और यही सच अदिति को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे अदिति का किरदार निभा रही एक्ट्रेस ने पूरी शिद्दत से उस नफरत को पर्दे पर उतारा है। अदिति एक प्लान बनाती है, एक ऐसा षड्यंत्र जिससे झनक को इस घर से और ऋषि की नज़रों से हमेशा के लिए गिराया जा सके। वो पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और झनक पर चरित्रहीनता का और ऋषि को फंसाने का घिनौना आरोप लगाती है। अर्शी, जो अपनी बेटी के हर गलती पर पर्दा डालती आई है, वो भी अपनी बेटी के सुर में सुर मिलाती है। अर्शी को लगता है कि जैसा उसने अनिरुद्ध को कंट्रोल किया था, वैसे ही अदिति ऋषि को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। ऋषि, जो एक एसपी है, वो खामोश है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। वो जानता है कि अगर वो झनक के पक्ष में बोला तो अदिति कोई गलत कदम उठा लेगी, शायद अपनी जान देने की धमकी दे दे, ठीक वैसे ही जैसे अर्शी दिया करती थी। ऋषि की आंखों में वो दर्द है जो चीख चीख कर कह रहा है कि वो अदिति के साथ इस जबरदस्ती के रिश्ते में घुट रहा है। वो झनक से प्यार करता है, लेकिन समाज और परिवार के ताने बाने ने उसे जकड़ रखा है। झनक, जो अपनी माँ की तरह स्वाभिमानी है, वो चुपचाप अपमान का घूंट पी रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि की जिंदगी में और कलेश हो। वो घर छोड़कर जाने के लिए अपना बैग उठा लेती है। यही वो पल है जहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब झनक अपमानित होकर रोते हुए घर की दहलीज पार करने वाली होती है और अदिति के चेहरे पर एक विजय की क्रूर मुस्कान होती है, तभी पूरे हॉल में एक भारी और कड़क आवाज गूंजती है, रुक जाओ झनक। ये आवाज किसी और की नहीं, अनिरुद्ध की है। वो अनिरुद्ध, जो अब तक एक मूक दर्शक बना हुआ था, जो अपनी बेटियों की इस लड़ाई में खुद को असहाय महसूस कर रहा था, अचानक जाग उठता है। अनिरुद्ध की आंखों में आज वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक पिता का पश्चाताप दिख रहा है। सेट पर मौजूद हम सब ने महसूस किया कि इस सीन को शूट करते वक्त अनिरुद्ध के किरदार में एक अलग ही गहराई थी। उसे अचानक अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वो ऋषि में अपना अतीत देख रहा है और अदिति में अर्शी का वही विनाशकारी रूप। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है और झनक का हाथ पकड़कर उसे वापस अंदर ले आता है। अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जो अनिरुद्ध हमेशा शांति बनाए रखने के लिए अर्शी की हाँ में हाँ मिलाता था, आज वो अपनी लेजिटिमेट बेटी अदिति के खिलाफ जाकर उस बेटी का साथ दे रहा है जिसे दुनिया नाजायज कहती रही है। अनिरुद्ध की नजरें सीधे अर्शी पर टिकी होती है, मानो वो सालों का हिसाब मांग रही हों। वो पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है कि वो अपना इतिहास अपनी बेटियों की जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराने देगा। वो कहता है कि उसने अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए समाज के डर से अर्शी के साथ बिताई, जबकि उसका दिल कहीं और था। और नतीजा क्या निकला? न वो खुश रहा, न अर्शी खुश रही, और न ही वो स्वर्गीय झनक को न्याय दे पाया। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर ऋषि के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। एक पुलिस वाला होने के नाते जो वो खुद नहीं कर पा रहा था, वो उसके ससुर ने कर दिखाया। अनिरुद्ध अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि जिद और प्यार में फर्क होता है अदिति। तुम ऋषि से प्यार नहीं करती, तुम उसे जीतना चाहती हो जैसे कोई ट्रॉफी हो, और यही गलती तुम्हारी माँ ने सालों पहले की थी। ये शब्द किसी बम धमाके से कम नहीं थे। बासु हाउस की दीवारों ने अनिरुद्ध की ऐसी दहाड़ बरसों बाद सुनी थी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अनिरुद्ध का ये बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि ये उस घुटन का नतीजा है जो वो रोज ऋषि को मरते हुए देखकर महसूस कर रहा था। वो देख रहा है कि ऋषि भी उसी रास्ते पर जा रहा है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। शराब,
डिप्रेशन और एक बेजान जिंदगी। मैं आपको बता दूं कि आने वाले सीन्स में ये टकराव बाप और बेटी की जंग में बदलने वाला है। अदिति, जो अपने पिता की लाडली थी, अब उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगेगी। अर्शी अपनी बेटी को भड़काएगी कि अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया है और उसे पुरानी यादें सता रही हैं। लेकिन अनिरुद्ध इस बार टस से मस नहीं होने वाला। वो साफ कर देता है कि ऋषि और झनक का अलग होना एक पाप था और अदिति का ऋषि के साथ जबरदस्ती जुड़े रहना उससे भी बड़ा पाप है। अनिरुद्ध का ये स्टैंड न सिर्फ बासु परिवार को दो हिस्सों में बांट देगा, बल्कि ऋषि को भी एक नई ताकत देगा। एक एसपी होने के नाते ऋषि अब तक मर्यादा में था, लेकिन जब घर का बड़ा ही बगावत पर उतर आए तो फिर उसे कौन रोक सकता है। अनिरुद्ध के उस कड़े फैसले के बाद बासु हाउस में जो सन्नाटा छाया, वो किसी तूफान से पहले की खामोशी नहीं, बल्कि एक प्रलय की शुरुआत थी। मैं आपको बता दूं, सेट पर इस सीन की शूटिंग के दौरान लाइट और कैमरा क्रू भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतना इंटेंस माहौल बन गया था। अनिरुद्ध की बात सुनकर अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। उसे लगा जैसे उसका बरसों पुराना साम्राज्य, जो उसने झूठ और फरेब की नींव पर खड़ा किया था, एक ही झटके में ढह रहा है। अर्शी, जो हमेशा से अनिरुद्ध को अपनी उंगलियों पर नचाती आई थी, वो अनिरुद्ध का ये रौद्र रूप देखकर बौखला गई। उसने तुरंत वही किया जो वो हमेशा करती आई है, इमोशनल ब्लैकमेल। अर्शी चिल्लाई, अनिरुद्ध, तुम होश में तो हो? तुम अपनी सगी बेटी, अपनी जायज औलाद की खुशियों का गला घूंट रहे हो, सिर्फ उस औरत की बेटी के लिए जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अर्शी की ये बात सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर रिश्ते की परिभाषा बदल दी। अनिरुद्ध ने साफ लफ्जों में कहा, बर्बाद उस औरत ने नहीं, तुम्हारी इस सोच और मेरी खामोशी ने किया है अर्शी। अदिति मेरी बेटी है, लेकिन झनक भी मेरा ही खून है, और आज अगर मैं चुप रहा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये पहली बार था जब अनिरुद्ध ने सबके सामने झनक को मेरा खून कहा। झनक, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। जिस पिता के नाम के लिए वो तरस रही थी, आज उसी पिता ने भरी महफिल में उसे अपना मान लिया था। झनक की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब से सुकून के थे। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। अदिति, जो अपने पिता को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानती थी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा कांच का वास उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे हॉल में बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त अदिति के अरमान बिखर रहे थे। वो पागलों की तरह चीखने लगी, डैड, आप मुझसे नफरत करते हैं। आप हमेशा से उस झनक को चाहते थे और अब उसकी बेटी को भी मुझसे ऊपर रख रहे हैं। मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि मेरा है, सिर्फ मेरा। अदिति का ये जुनून देखकर ऋषि, जो अब तक अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था, उसका सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। यहाँ एक एसपी वाला ऋषि जाग उठा। ऋषि ने आगे बढ़कर अदिति का हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार प्यार से नहीं, बल्कि सख्ती से। उसने अदिति को झंझकोड़ते हुए कहा, बस अदिति, बस, बहुत हो गया तमाशा। तुम इसे शादी कहती हो? ये एक कैद है जिसमें हम दोनों घुट रहे हैं। डैड सही कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊंगा। मेरे दिल में जो जगह झनक के लिए है, वो कोई नहीं ले सकता, तुम तो बिल्कुल नहीं। ऋषि का ये बयान बासु हाउस की दीवारों को हिला देने वाला था। एक पुलिस अफसर होने के नाते ऋषि हमेशा कानून और समाज के दायरे में रहा, लेकिन आज उसने अपने दिल का कानून मानने का फैसला कर लिया था। उसने साफ कर दिया कि वो अब और इस झूठे रिश्ते का बोझ नहीं उठाएगा। मैंने फिल्म सिटी में देखा कि कैसे डायरेक्टर ने इस सीन में ऋषि के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो लाने को कहा था, एक ऐसा ग्लो जो आज़ादी का एहसास कराता है। ऋषि झनक की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में जो इकरार था, उसने बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। झनक, जो अब तक खुद को अपराधी मान रही थी, ऋषि के इस सपोर्ट से उसे एक नई ताकत मिली। लेकिन अर्शी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने तुरंत पैंतरा बदला और अनिरुद्ध को धमकी दी, अगर तुमने ऋषि और अदिति को अलग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी कि तुम और तुम्हारा दामाद मिलकर मेरी बेटी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो। अर्शी की इस धमकी पर ऋषि जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक एसपी का अहंकार और एक सच्चे आशिक का विश्वास था। उसने अर्शी को जवाब दिया, सासू माँ, आप भूल रही हैं कि मैं खुद पुलिस हूँ। कानून डराने के लिए नहीं, न्याय के लिए होता है। और अगर बात कोर्ट कचहरी तक गई तो मेरे पास इतने सबूत हैं कि ये साबित हो जाएगा कि कैसे आपने और अदिति ने मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करके सुसाइड की धमकी देकर मुझसे ये शादी करवाई थी। जबरदस्ती की शादी कानून की नज़र में भी अपराध है। ऋषि का ये जवाब अर्शी के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं था।
अनिरुद्ध ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा, मानो उसे अपना पूरा समर्थन दे रहा हो। बाप और दामाद की ये नई जोड़ी अब अर्शी और अदिति के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि अदिति, जो अपनी हार सामने देख रही थी, वो एक खौफनाक कदम उठाने की तरफ बढ़ी। उसने पास पड़े कांच के एक नुकीले टुकड़े को उठा लिया और अपनी कलाई पर रख लिया। अगर ऋषि मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी और इल्जाम तुम सब पर आएगा। अदिति की इस हरकत से एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। झनक घबराकर चिल्लाई, नहीं दीदी, रुक जाइए। लेकिन अनिरुद्ध अपनी जगह से नहीं हिला। उसने ठंडे दिमाग से कहा, अदिति, ये ड्रामा बंद करो। तुम्हारी माँ ने यही ड्रामा करके मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। तुम ये करके ऋषि की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान देने की धमकी से मैं डर जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अनिरुद्ध का ये पत्थर दिल रूप देखकर अदिति का हाथ कांप गया। उसे समझ आ गया कि उसका पुराना हथियार अब काम नहीं करने वाला। इस एपिसोड के अंत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, तभी घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। वो घंटी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। फोन ऋषि के लिए था। पुलिस हेडक्वार्टर्स से एक कॉल जिसने ऋषि के चेहरे का रंग उड़ा दिया। फोन पर जो खबर मिली वो सीधे तौर पर झनक और उसके अतीत से जुड़ी थी। कोई ऐसा सुराग मिला था जो साबित कर सकता था कि झनक की मां नूतन की मौत कोई एक्सीडेंट या बीमारी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश के तार कहीं न कहीं बासु हाउस से ही जुड़े थे। ऋषि ने फोन रखते ही अर्शी की तरफ देखा, और उसकी नज़रों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक पुलिसिये का शक भी था। क्या अर्शी का अतीत अब उसके सामने आने वाला है? क्या अनिरुद्ध को पता चलेगा कि उसकी प्रेमिका नूतन के साथ असल में क्या हुआ था? कहानी अब एक मर्डर मिस्ट्री और रिवेंज ड्रामा की तरफ मुड़ने वाली है, जहां ऋषि अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका में भी नजर आएगा। ऋषि के हाथ से रिसीवर नीचे रखने की आवाज़ उस खामोश कमरे में किसी हथौड़े की चोट जैसी लगी। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कि सेट पर उस वक्त जो इंटेंसिटी थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और अपनी एसपी वाली टोपी को मेज से उठाकर सिर पर पहना। ये इशारा था कि अब वो इस घर का दामाद नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। उसने अपनी नज़रें घुमाई और सीधे अर्शी पर टिका दी। अर्शी, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, ऋषि की उस भेदती हुई नज़र से सकपका गई। ऋषि ने भारी आवाज में खुलासा किया कि हेडक्वार्टर से खबर आई है कि नूतन यानी झनक की मां की मेडिकल रिपोर्ट्स को रीओपन किया गया है। पोस्टमार्टम की पुरानी फाइलों और एक नए गवाह के बयान ने यह साबित कर दिया है कि नूतन की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उन्हें धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन देकर मारा गया था। ये सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दीवार के सहारे खड़ा रह गया, मानो उसके शरीर से जान निकल गई हो। जिस औरत के वियोग में उसने अपनी पूरी जिंदगी गम में बिता दी, आज पता चला कि वो उससे दूर गई नहीं थी, बल्कि उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया गया था। अनिरुद्ध की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन इस बार उन आंसुओं में लाचारी नहीं, प्रतिशोध की आग थी। ऋषि ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिसेज अर्शी बासु, और बदकिस्मती से मेरी सासू माँ, पुलिस का शक सीधा आप पर जा रहा है, क्योंकि नौतन जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ था तो वो आप थीं। अर्शी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, ये बकवास है, तुम अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो ऋषि। लेकिन ऋषि ने उसे बीच में ही काट दिया। उसने कहा, कानून सबूत मांगता है अर्शी जी, और गवाह वो दाई माँ है जिसे आपने सालों पहले पैसे देकर शहर से भगा दिया था। वो अब पुलिस की कस्टडी में है। उधर अदिति, जो अपने हाथ में कांच का टुकड़ा लिए खड़ी थी, उसका हाथ अपने आप नीचे गिर गया। उसका सुसाइड ड्रामा, उसका बचपना, उसका जिद्दी प्यार, सब कुछ एक पल में बेमानी हो गया। उसके सामने अब एक मर्डर मिस्ट्री खुल रही थी, जिसमें उसकी अपनी माँ कटघरे में खड़ी थी। अदिति ने घबराकर अर्शी की तरफ देखा। उम्मीद थी कि माँ कहेगी ये झूठ है, लेकिन अर्शी के चेहरे का डर उसकी गवाही दे रहा था। अनिरुद्ध, जो अब तक सदमे में था, अचानक एक घायल शेर की तरह दहाड़ा। वो अर्शी की तरफ लपका। तुमने नूतन को मारा? अर्शी, मैं सोचता था तुम सिर्फ डोमिनेटिंग हो, इनसिक्योर हो, लेकिन तुम कातिल भी हो सकती हो। अनिरुद्ध का हाथ हवा में उठा, लेकिन उसने अर्शी को मारा नहीं। उसने अपने हाथ को रोक लिया और घृणा से थूक दिया, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना भी मेरे हाथ को गंदा करना होगा। झनक, जो अपनी माँ की मौत की सच्चाई सुनकर पत्थर की मूरत बन गई थी, अब सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे आज समझ आया कि उसकी माँ ने कितना दर्द सहा था। ऋषि तुरंत झनक के पास पहुंचा और उसे सहारा दिया। यहाँ
दर्शकों को एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल पल देखने को मिलेगा। ऋषि ने सबके सामने बिना किसी डर के झनक को अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, झनक अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो इस केस की मुख्य गवाह की बेटी है और बतौर एसपी मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती और नूतन जी के कातिल को सजा नहीं मिल जाती, झनक इसी घर में, इसी बासु हाउस में रहेगी, मेरी सुरक्षा में। अदिति चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। लेकिन इस बार जवाब अनिरुद्ध ने दिया। अनिरुद्ध ने अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये घर मेरा है अदिति, और आज मैं अनिरुद्ध बासु अपनी पूरी होशो हवास में ये फैसला लेता हूं कि झनक इस घर की बेटी है। उसका इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा, बल्कि शायद तुमसे ज्यादा, क्योंकि उसकी मां ने इस घर की शांति के लिए अपनी जान दी है। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर झनक के सिर पर हाथ रखा और कहा, माफ कर दो मुझे बेटा, मैं एक बुरा पिता था, एक बुरा प्रेमी था, मैं तुम्हारी मां को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें इन दरिंदों से बचाऊंगा। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर अर्शी समझ गए कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसका पति, उसका दामाद और उसका अतीत सब उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लौटी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो डूबेगी तो सबको लेकर डूबेगी। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, मानो अगले वार की तैयारी करनी हो। हॉल में अब सिर्फ ऋषि, अनिरुद्ध और झनक बचे थे। ये तिकड़ी अब एक परिवार की तरह लग रही थी। ऋषि ने अनिरुद्ध से कहा, डैड, अब जंग शुरू हुई है। बाहर की दुनिया से मैं लड़ लूंगा, लेकिन घर के अंदर के दुश्मनों से आपको लड़ना होगा। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और झनक का हाथ थामकर उसे उस कमरे की तरफ ले गया जो कभी नूतन के लिए सजाया गया था, लेकिन वो कभी वहां रह न सकी। दोस्तों, एपिसोड का अंत एक बहुत ही सस्पेंसफुल नोट पर होता है। कैमरा ऋषि के चेहरे पर जूम करता है, जो अर्शी को जाते हुए देख रहा है। बैकग्राउंड में एक थ्रिलर म्यूजिक बजता है। ऋषि अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। टीम तैयार रखो, बासु हाउस के चारों तरफ पहरा बढ़ा दो। मुझे शक है कि अर्शी बासु देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकती हैं या फिर झनक पर हमला करवा सकती हैं। और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है ऋषि की उस डिटर्मिन्ड यानी दृढ़ निगाहों पर। तो ये था फिल्म सिटी से सीधा अपडेट आपके लिए। कहानी ने जो यू टर्न लिया है उसमें साबित कर दिया है कि झनक सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि अब एक बदले और न्याय की गाथा बन चुकी है। बाप बेटी की जंग अब पति पत्नी और कातिल पुलिस की जंग में बदल गई है। अनिरुद्ध का ये रिडेम्पशन आर्क देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या ऋषि अपनी सासू मां को हथकड़ी पहना पाएगा? क्या अदिति अपने पागलपन में झनक को नुकसान पहुंचाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे थे मनीषा रिव्यू। अगर आपको मेरा ये इनसाइडर अपडेट और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या अर्शी को जेल होनी चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ।